हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। तो साथियों, काफ़ी समय से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल से कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतने अच्छे कुछ व्यूज़ मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मुझे लगा साथियों कि मैं अपना टाइम ही बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट फिर अभी मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए कि सर प्लीज़ आप और वीडियोस बनाइए, हमें काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो इस तरह के कमेंट्स को देखकर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कुछ और करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी में यूपीएसआई यानी कि यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली हैं। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनके फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों ही आपके आ जाएंगे और फॉर्म भी ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं यूपी के लिए हिंदी मीडियम से, मैं उनके लिए कुछ करूं। दोस्तों, यूपीएसआई के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि आपके 1998 से जब यूपीएसआई का पेपर हुआ था तब से लेकर अभी हाल ही में जो 2017 में जो पेपर हुए हैं, मैं सारे ही पेपर्स का आपको एनालिसिस करके दूंगा। बट एक्चुअली मुझे लगा कि 1998 का पेपर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से अब तक सिलेबस बहुत सारा चेंज हो चुका है। जो पेपर 22 दिसंबर 2017 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसका हिंदी के पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। और ऐसे ही आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, मूल विधि, जीके, पॉलिटी, सारे ही सब्जेक्ट का हम दोस्तों आपको पेपर्स का मैं आपको पेपर्स का दोस्तों करके दिखाऊंगा। और जिससे कि आपको आइडिया लगे कि सिलेबस किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई 19-20, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड, यूपी सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई 19-20। तो दोस्तों 1991 से 2017 तक के जो पेपर्स हैं, यानी कि टोटल 9 सेट आपके होंगे। लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी में, जो कि मैं आपको यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 2017 का जो आपका हुआ था 22 दिसंबर 2017 को, प्रथम पाली का जो पेपर है वो आज हम बात करेंगे दोस्तों। स्टार्टिंग करेंगे हम हिंदी से, 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के लेंगे और इस वीडियोस में आपको मैं हिंदी के ही कराऊंगा। यानी कि पहले मैं आपको हिंदी के सारे पेपर में आपको पहले हिंदी कराऊंगा, देन उसके बाद में शिफ्ट होगा आपका मैथ पे, फिर रीजनिंग पे, और लास्ट में जाके हम जीको के देखेंगे, जिससे कि आपको सिलेबस और क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक से आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऑप्शन ए आ जाता है इसमें स्पेनिश, ऑप्शन बी आ जाता है आपका इसमें कुल्लई, और ऑप्शन सी आ जाता है आपका जर्मन, ऑप्शन डी आ जाता है आपका इसमें फ्रेंच। तो दोस्तों देखो, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच ये जो भाषाएं हैं इसमें सारी में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। बट ये जो कुल्लई लैंग्वेज है इसमें आपका रोमन लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से किस शब्द का समानार्थी शब्द साथियों बीरू होता है। तो देखिए आपका ए विजय ये भी नहीं होता, सी वीर ये भी नहीं होता, और डी जो है आपका पुरुष ये भी भीरू शब्द का समानार्थी नहीं होता। भीरू शब्द का समानार्थी शब्द होता है कायर, जिसे आप बोलते हैं भीरू। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम आपका देखते हैं, तीसरा आ जाता है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो दोस्तों टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है ये हम आपको बात करते हैं। तो टिड्डी शब्द का बहुवचन साथियों आपका हो जाता है टिड्डीगढ़, टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल, टिड्डी जन। तो दोस्तों टिड्डी शब्द का बहुवचन आपका होता है टिड्डी दल। हालांकि अभी हाल ही में टिड्डी ने आप लोगों ने काफी न्यूज में भी रहा, टिड्डी आप लोगों ने देखा भी होगा। तो न्यूज में भी आता था कि टिड्डी दल ने अटैक किया है, ना कि टिड्डी वर्ग, ना टिड्डी जन और ना ही टिड्डी गढ़। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आपका आज का चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि समभाष्य क्या आशय है। तो दोस्तों मतलब यानी कि समभाष्य अगर हम अपनी सामान्य भाषा में देखें तो समभाष्य का क्या मतलब होता है, बदले में उत्तर देना, भाषण देना, या मिलकर बोलना, या वर्णन करना। तो दोस्तों आप अगर संभाष शब्द को ध्यान से देखोगे ना, समभाष यानी कि सम एक साथ मिलकर जो बात कर रहे हो, एक साथ मिलकर सारे के सारे भाषण दे रहे हो, वो संभाष। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मिलकर बोलना इज अ करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका आज का पांचवा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों
कि डॉट 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 अर्थालंकार का एक प्रकार है, वो क्या है, यानी कि इन चारों में से अर्थालंकार का क्या प्रकार होता है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि श्लेष, अनुप्रास और यमक अलंकार जो है ये सारे के सारे शब्द अलंकार के उदाहरण है, और अतिशयोक्ति अलंकार जो है ये आपका अर्थ अलंकार का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है आपका दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? श्रीलाल शुक्ल, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल या फिर कन्हैया लाल प्रभाकर। तो दोस्तों दीप जले शंख बजे जो है वो आपकी कन्हैया लाल मिश्र, जिनका उपनाम प्रभाकर भी है, ये उनकी रचना थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के भेद हैं, यानी कि रचना के आधार पर सरल वाक्य डॉट 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 और डॉट 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 वाक्य के भेद हैं। संकेतवाचक, मिश्रित, संयुक्त मिश्रित, विधानात्मक संयुक्त, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक। तो दोस्तों रचना के आधार पर सरल वाक्य संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर। अच्छा साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा यहाँ पे आपको सिखाने का मकसद नहीं है कि आप कुछ मैं आपको याद कराऊं या सिखाऊं। मेरा मकसद बस इतना सा है कि आप ये देखो कि जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप कोई रेस अगर लगाने जा रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कितनी रेस आपको लगानी है, कितना आपको दौड़ना है, तो साथियों आप नहीं कर सकते हो ना। बिल्कुल जस्ट वही कि हम अगर यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और हमें किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन करोगे ना साथियों, डेफिनेटली आप यूपीएसआई निकाल दोगे। यूपीएसआई तो कुछ नहीं दोस्तों, लोग यूपीएससी निकाल जाते हैं इसी ट्रिक से। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। आपका 8वां क्वेश्चन आपका आज का आ जाता है, और 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब या 10 लीटर पानी। तो दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, वो है आपका अनगिनत तारे। जैसा कि आप समझ रहे हो, परिमाणवाचक अगर आपने विशेषण को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा परिमाण में वो ही शब्द आते हैं जिसमें कुछ न कुछ वजन की बात होगी या कुछ नापने की बात होगी। जैसे दूध, वो आप दूध को लीटर में नापते हैं ना, जैसे दूध हुआ, या फिर कोई चीनी है, सेब है, फल है, इस तरह की जो चीजें हैं वो परिमाणवाचक में जाती हैं। बट अनगिनत तारे, उन्हें आप गिन नहीं सकते, उनकी आप माप नहीं कर सकते, तो वो परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है 9वां क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए अनन्नास, चिल्का झील, सब्जी और बुंदेली। आपको बताना है। तो दोस्तों चिल्का झील है, स्त्रीलिंग है, सब्जी ऑलरेडी आपको पता होगा स्त्रीलिंग है, और बुंदेली ये भी स्त्रीलिंग है। बट आप देखोगे अनन्नास, तो ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। तो ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सदा एक वचन रहने वाला शब्द क्या होगा? ये आप हमें बताइए। सदा एक वचन रहने वाला शब्द निम्न में से कौन सा होगा? बधू, जनता, उस और पिता। तो देखो बधू जो है वो सदा एक वचन नहीं रहेगा। जैसे कि आप अगर देखोगे किसी शादी में है तो वहां पे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ बहुत सारी बहू बेटियां हैं या बहुत सारी बधुएं आई हैं, या फिर आजकल सामूहिक विवाह होते हैं। तो वधू, उस, ये भी आपका सदा एक वचन नहीं रहेगा। पिता भी सदा एक वचन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कहीं पे बहुत सारे लोगों के पिता अगर खड़े हुए हैं तो वहां पे हम उन्हें संबोधित करते हैं पिताओं करके। तो समझ रहे हो ना। जनता लेकिन एक ऐसा शब्द है साथियों कि आप जनता तो जनता ही है। जनता हालांकि बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, बट वो जो एक वर्ड है वो आपका सम हमेशा एक वचन ही रहता है, आप उसे बहुवचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि डॉट 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 बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा
डॉट 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 बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो दोस्तों क्या बताते हैं? शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा अर्थ अलंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। आपका 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और 12वां क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की जोड़ी उचित नहीं है। विपरार्थी शब्द पूछे गए हैं दोस्तों, उनकी कौन सी जोड़ी जो है वो आपकी उचित नहीं है। ए आ जाता है अज्ञ विज्ञ, अपाच्य कुपाच्य, या फिर शुक्ल कृष्ण, या फिर बार्बर और सभ्य। तो दोस्तों अज्ञ विज्ञ बिल्कुल सही है। अज्ञ विज्ञ यानी कि आप एक जगह आगे कर रहे हो और दूसरा अगर जो उसमें आपने विघ्न डाला तो वो विपरीतार्थी ठीक है। अपाच्य कुपाच्य भी आपका बिल्कुल ठीक है दोस्तों। शुक्ल अपाच्य कुपाच्य एक्चुअली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सॉरी, वो आपका विपरीतार्थी शब्द में नहीं जाता, क्योंकि अपाच्य एक अलग वर्ड है और कुपाच्य एक आपका अलग वर्ड है। शुक्ल कृष्ण बिल्कुल आपका विलोम शब्द में जाता है। शुक्ल का विलोम, क्योंकि एक महीने में आपको पता होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, तो वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोस्तों बर्बर और सभ्य भी आपका बिल्कुल ठीक जाता है, क्योंकि एक तरफ बर्बरता है, वो दूसरों को मार काट करता है, एक तरफ सभ्य लोग हैं, तो वो भी आपका विलोम शब्द के अंदर जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अपाच्य कुपाच्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 13 आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यमुना के समानार्थी शब्द आपको चुनने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी। ऑप्शन नंबर बी है साथियों कालिंद्री, कृष्णा, सूर्यसुता। ऑप्शन नंबर सी है अबुध, कालिंद्री, सूर्यसुता। और ऑप्शन नंबर डी है आपका तरंगिनी, तटनी, कालिंद्री। तो दोस्तों इसमें जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये होगा आपका कालिंद्री, कृष्णा और सूर्यसुता। ये जो तीनों ही हैं ये आपके समानार्थी शब्द के लिए बिल्कुल उचित समूह है दोस्तों। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें आपका किसी में कृष्णा है तो किसी में कालिंद्री नहीं है, किसी में कालिंद्री है तो किसी में कृष्णा नहीं है, किसी में सूर्यसुता है तो किसी में कृष्णा और कालिंद्री नहीं है। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन नंबर बी में मिलते हैं, कालिंद्री, कृष्णा, सूर्यसुता। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर साथियों कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक मुहावरा यानी कि एक कहावत है। कौन सा विकल्प आपका एक मुहावरा यानी कि एक कहावत है। तो दोस्तों पत्थर की लकीर होना, या फिर कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े कथन छोटे और बल्ब तले अंधेरा, इनमें से आपका कौन सा बिल्कुल सही होगा। तो साथियों जैसा कि आप जानते हो कंगाली में चावल होना इधर गलत, क्योंकि कंगाली में आटा गीला होना सही होता है। नाम बड़े दर्शन छोटे बिल्कुल सही मुहावरा है, बट कथन छोटे गलत हो जाता है। दिया तले अंधेरा होता है, ना कि बल्ब तले अंधेरा। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। पत्थर की लकीर होना इज द बिल्कुल सही मुहावरा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है साथियों कि ध्वंस शब्द का विलोम क्या होगा। ध्वंस जैसे कि आप सभी जानते हो एक प्रलयंकारी जो चीजें होती हैं, या फिर हम किसी चीज को विध्वंस कर देते हैं। विध्वंस और ध्वंस बिल्कुल एक ही चीजें हैं, वो आपका अलग अलग नहीं है। तो इसका विलोम शब्द होगा ए स्तुल्य, बी प्राकृतिक, और या फिर आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आ जाता है दोस्तों निर्माण और विध्वंस। क्या आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ध्वंस का आंसर होगा निर्माण, क्योंकि दोस्तों ध्वंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद करना, किसी किले को, किसी महल को, किसी के घर को ध्वंस कर देना, उसे तोड़ देना। बट निर्माण उसका विलोम बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 16 आ जाता है साथियों आपका कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं। समझ लो ना आप, हमेशा याद रखना दोस्तों इन वर्डिक्स को कि अत्याचार का फल कभी भी अच्छा नहीं होता साथियों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका कि यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं,
सी है तलवार का खेत हरा नहीं होता, और डी है आसपास बरसे दिल्ली में तरसे। तो दोस्तों ये किसी न किसी लोकोक्ति के अर्थ हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चमगादड़ जब खुद ही उल्टा लटकेगा तो उसके मेहमान तो ऑटोमेटिकली उल्टे लटकेंगे ना साथियों। बट इसका जो सही आंसर होगा, अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, ये आपका होगा तलवार का खेत हरा नहीं होता। अगर आप अपने खेत में तलवार को बोओगे तो हालांकि तलवार उसमें से नहीं निकलेगी, पर वो कभी भी हरा नहीं होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों हम। आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है 17 क्वेश्चन नंबर। तो 17 में है कि तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बहुत अच्छी पंक्ति है साथियों। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? यानी कि आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार, या उपमा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, तुलसी मन मंदिर में बिहरे पंक्ति से ही आपको समझ में आ रहा है कि इस पंक्ति में रूपक अलंकार के अलावा कोई और अलंकार हो ही नहीं सकता साथियों। चलिए नेक्स्ट हम आपका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 18 आपका आ जाता है कि डॉट 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 निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा हुई, ऑप्शन नंबर बी अभी अभी वर्षा हुई, ऑप्शन नंबर सी शायद वर्षा हुई होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा वर्षा हुई, क्योंकि इसमें सामान्य भूतकाल पूछा गया है। वर्षा हुई, अब वर्षा कब हुई ये नहीं पता, बट वर्षा अभी हाल ही में हुई, ऐसे करके आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वर्षा हुई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 19 आपका आ जाता है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका आता है पुल्लिंग शब्द, कारक, वचन, या फिर भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, ना कि पुल्लिंग शब्द बनेगा, ना आपका कारक बनेगा, और ना ही आपका कभी वचन बनेगा। इन सबसे क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 20 आ जाता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी मोबाइल स्क्रीन पर साथियों। चलिए तो वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह, एक बड़े साहित्यकार थे अपने जमाने के, काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ए राजभाषा सम्मान, बी साहित्य अकादमी सम्मान, या फिर सी कथा सम्मान, या डी शरद जोशी सम्मान। तो दोस्तों काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि कोई सज्जन जो है वो आपको बुला रहा है। कौन सा सज्जन है मुझे नहीं मालूम, क्यों बुला रहा है मुझे नहीं मालूम, बट जो है वो मुझे बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सार्वनामिक, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोई सज्जन, अब कोई सज्जन कौन है उसका पता नहीं, तो इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? यानी कि बिना दीवारों का घर जो है वो क्या है? उपन्यास है, नाटक है, एकाकी है, या फिर कहानी है? तो दोस्तों मनु भंडारी की जो कृति है बिना दीवारों का घर, वो एक आपका नाटक है। ये भी आपको याद रखना है कि वो, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अगर कुछ लिखा है तो वो क्या है? वो उपन्यास है, वो कविता है, वो शायरी है, वो कहानी है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आपको नहीं मिलते। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। पारा न उतरना ये किस
मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? घमंड दिखाना, ऑप्शन नंबर ए। बी हद कर देना, सी शांत होना, डी अशांत होना। तो दोस्तों डी आपका आ जाएगा अशांत होना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? अशांत होना। चलिए आपका आपका 24 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? आपको बताना है कि सरस्वती शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। ए सुधी, बी शारदा, सी श्री, डी भागेश्वरी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी सरस्वती माता हैं उन्हें हम शारदे वाली भी कहते हैं, उन्हें हम बागेश्वरी भी कहते हैं, और श्री तो वो ऑलरेडी है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए 10, बी 9, सी 10 और डी 13। दोस्तों मुझे लगता है कि पूरी की पूरी हिंदी में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। क्योंकि दोस्तों कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कुछ अलग है, वर्णमाला के अनुसार कुछ अलग है, हिंदी भाषा के अनुसार कुछ अलग है। बट ये जो क्वेश्चन है, और अगर पूछता है ना कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर अलग हो जाता है। बट यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 इज द राइट आंसर। बट अगर यहीं पे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता, 13 बिल्कुल सही होता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ए बेफिजूल मत झगड़ो, बी मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, या फिर सी यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, या फिर डी कि बे आप झगड़ा नहीं करेंगे ऐसी आशा है। तो दोस्तों जो हमारा इसमें से बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा जिसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, हम इसी तरीके से कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अब बेफिजूल मत झगड़ो ऐसा हम नहीं कहते, हम कहते हैं बे साले बे मतलब में क्यों झगड़ा रहा है बे, चल हट, ये सही होता है। दोस्तों सी आपका आता है कि यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं कि यात्री बहुत दूर से आए हैं, और वे अब झगड़ा नहीं करेंगे ऐसी आशा है, ये भी हम आम बोलचाल में नहीं कहते, हम कहते कि मुझे लगता है वो अब झगड़ा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। आपका 27 आपका आ जाता है कि ओह कितना कठिन समय आया है। तो दोस्तों ओह के बाद जो आपका इसमें चिन्ह लगेगा वो विराम चिन्ह आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसमें जो आपका चिन्ह लगेगा वो लगेगा विस्मयादि बोधक का, और विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा होता है? जो आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही होगा। विस्मयादि बोधक का आपका ऐसा चिन्ह होता है जो कि आपका ओ के बाद लगेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका 28 में है कि यह पंक्ति जो है यमक अलंकार का भेद नहीं है। इनमें से कौन सी पंक्ति जो है वो यमक अलंकार का भेद नहीं है? सूरज है जग का बुझा बुझा, बी खगकुल कुल सा बोल रहा, सी तीन बेर खाती है थी वो तीन बेर खाती है, डी कर का मन का डारी दे मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो दोस्तों खगकुल कुल सा बोल रहा ये यमक अलंकार का है, तीन बेर खाती थी यमक अलंकार का है, कर का मन का डारी दे मन का फेर, और ये भी आपका यमक अलंकार का है। बट सूरज है जग का बुझा बुझा ये आपका यमक अलंकार का भेद नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 29 आपका आ जाता है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो जैसे कि आप सभी जानते हो साथियों कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में ये था कि हमारी राजभाषा जो है वो अभी हिंदी रहेगी, और उसके साथ साथ 15 सालों तक अंग्रेजी जो है वो सह राजभाषा के रूप में कार्य करेगी,
और 15 साल के बाद अंग्रेजी को हम संविधान के हटा देंगे, उसका मान्यता खत्म करने के बाद से हम हिंदी को पूर्णतः तरीके से भारत की राजभाषा बना देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं ना। आप 1950 से 1965 में आपके 15 साल हो रहे थे जिसमें कि हिंदी समाप्त हो रही थी, बट उससे पहले ही एक अधिनियम ला करके 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हिंदी जो इंग्लिश की 1965 में समाप्ति वाला जो समय था उसे बढ़ा करके उन्होंने अनंत काल तक कर दिया कि अब इंग्लिश ऐसी ही चलती रहेगी। तो जो आपकी हिंदी है ये कार्यान्वित करने का जो प्रस्ताव इसमें था वो 1964 में था। 14 सितंबर 1964 से हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, बट 1963 से ही इंग्लिश को सह राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई अनंत काल के लिए। चलिए आपका 13th क्वेश्चन जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनी आप समझते हो ना दोस्तों, मानक वर्तनी वो होता है जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं वो हमारी मानक वर्तनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आता है मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर बी मृत्युदंडी, ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड और ऑप्शन नंबर डी आपका आता है मृत्युदंड। तो इसमें आप देखकर ही समझ सकते हो दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृत्युदंड जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट साथियों हमारा आ जाता है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों मुहावरा कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आपका कोई दोस्त है और आप लोग कहीं पे बैठे हुए, अगर आपके दोस्त के पास कोई बहुत ही सुंदर सी लड़की या फिर कोई बहुत ही अच्छी सी बाइक अगर उसके पास दोस्तों आती है तो आप क्या कहते हो, भाई यार इस लंगूर के मुंह में अंगूर कहाँ से आ गया। तो वही दोस्तों होता है कि सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। और लंगूर के मुंह में अंगूर क्या है, ये एक प्रकार का मुहावरा है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है 32 जो क्वेश्चन है आपका वो आता है बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल यानी कि दोस्तों लौकी की बेल या फिर आपकी तोरई की बेल, बहुत सारी चीजों की दोस्तों बेलें होती हैं। तो बेल शब्द का बहुवचन पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बेला, ऑप्शन नंबर बी बेलें, ऑप्शन नंबर सी बेलों और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका हो जाएगा बेला। ये जो है आपके ये बेल शब्द के बहुवचन नहीं है। इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बेलें वो बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि दोस्तों आप में से जो भी लोग ग्रामीण इलाके से संबंध रखते हैं उन्हें मालूम होगा जब भी हम किसी खेत पर जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी बेलें होती हैं तो हम क्या कहते हैं, अभी और उसके खेत में कितनी सारी बेलें थी। तो इसका बहुवचन जो होगा वो आपका होगा बेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 33 जो है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण किसको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मधुर कपला, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी राकेश चौटाला। इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 34 जो है। तो 34 जस्ट अ सेकेंड, ये 34 से लेकर 36 में आपका दोस्तों क्या आता है, इसमें आपका आ जाता है पद्यांश जो कि आपको इसमें पढ़ना है। कई सारे लोग इसको छोड़ भी देते हैं, कहते हैं कि बहुत सारा टाइम लगता है और इतने टाइम में हम और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन साथियों आपसे यही रहेगा कि आप इसको ना ही छोड़ें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं और वो आपके होते हैं 7.5 नंबर के जाकर के, और ये आपके रैंक में भी बहुत ज्यादा आपको फायदा करा सकते हैं जब मेरिट आपको लगेगी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गद्दार साहब का पढ़ते हैं कि विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है, कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है वो कायर व्यक्ति, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अड़िग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता
ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में न तो कभी उफ करते हैं और न ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आपने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे कहूंगा कि आप इस गद्यांश को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है ना 34, 35 और 36, 34, 35, 36 क्वेश्चन जो हैं, इन तीनों ही क्वेश्चंस में उस गद्यांश के कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप इसके आंसर बिना गद्यांश को पढ़कर ही कर सकते हो। जैसे कि आप देखो ऑप्शन नंबर 34 क्या कहता है आपसे। ऑप्शन नंबर 34 कहता है कि वे निरंतर और संयम बनाए रखते हैं। इस वाक्य में काल पहचानना है दोस्तों कि वे निरंतर, वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अगर आपका काल वाले चैप्टर पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इसका आंसर दे दोगे कि इसका आपका आंसर होगा बी, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है 34 क्वेश्चन नंबर 2 साथियों। तो 34 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है। 34 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए वीरांगना। नेक्स्ट आपका आ जाता है साथियों क्वेश्चन नंबर 35 कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वीरांगना, ऑप्शन नंबर बी सामग्री, ऑप्शन नंबर सी कत्री और ऑप्शन नंबर डी है आपका बलवती। तो इसमें 99% लोगों ने ना दोस्तों वीरांगना जो है, वीरांगना को बिल्कुल सही किया होगा, क्योंकि हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि झांसी की रानी एक बहुत बड़ी वीरांगना थी। पर दोस्तों ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है कत्री इज अ राइट आंसर। वो वीर का स्त्रीलिंग होगा कत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अलिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। यानी कि अलिग शब्द में निम्न में से क्या है। संज्ञा है, अव्यय है, उपप्रत्यय है, उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है उपसर्ग, क्योंकि ये अलिग है। अ और ऋग, जिस लोगों ने उपसर्ग पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं कि इसमें अलिग में उपसर्ग क्यों है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 37 आ जाता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों, और ये आपका है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि होता है। जिस किसी को भी संधि की डेफिनेशन मालूम होगी वो आंख बंद करके इस क्वेश्चन को कर सकता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 38 क्वेश्चन नंबर, वर्ण शब्द डॉट डॉट वाक्यांश डॉट डॉट रिक्त स्थान में उचित विकल्प लिखिए। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है शब्दांश पदांश, ऑप्शन नंबर बी वाक्य पदांश, ऑप्शन नंबर सी पदांश पद और ऑप्शन नंबर डी पद वाक्य। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पद वाक्य इज द राइट आंसर। वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद आता है और पद के बाद वाक्यांश आता है, वाक्यांश से वाक्य बनता है और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि यह पंक्ति यानी कि इनमें से निम्न में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ए आ जाता है आपका देखिए फूल सी बच्ची, बी आ जाता है चरण कमल बंदाओ हरिराई और सी आ जाता है नवजीवन दो घनश्याम हमें और डी आ जाता है एक बहुत ही अच्छी पंक्ति तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए। तो इसमें आपका जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए, बिल्कुल सही आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। यानी कि रक्त का समानार्थी इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। आपको पता होगा लहू भी रक्त का समानार्थी होता है, रुधिर भी होता है और शोणित भी आपका रक्त का समानार्थी होता है। बट जो आपका रिपु है ना साथियों, रिपु ये आपका रक्त का समानार्थी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये किसी अलग ही शब्द को अर्थ को प्रकट करता है रिपु।
तो ये था आपका आज का हिंदी का दोस्तों पेपर, जो कि आपका 22 दिसंबर 2017 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर को देखने के बाद से आपको आइडिया लग जाएगा साथियों कि यूपीएसआई में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद से अगर आप प्रिपरेशन करने में लग रहे हो ना साथियों, डेफिनेटली आपको कोई भी यूपीएसआई निकालने से नहीं रोक सकता। तो ये अभी मैंने आज हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है आपको 22 दिसंबर का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हिंदी का जो 22 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देन उसके बाद हिंदी, रीजनिंग और जो आपका जीके में या मूल विधि में जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं वो सारे ही सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और आप अगर एनटीपीसी की या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियोस आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उतना ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि एक यूपीएसआई की प्रिपरेशन करने वाले के लिए होगा। हालांकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यूपीएसआई जैसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी आपका दोस्त, भाई, पड़ोसी, कलीग अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और मुझे भी अच्छा होगा कि मैं ये जो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इतनी मेहनत बना के पेपर टाइप करके सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, मेरी मेहनत भी सफल हो रही है।